साउंड टेक 7 एक्शन। चरणजीत सिंह सापरा। सापरा जी 3 4 5 सवाल जरा बता दीजिए, किन सवालों के जवाब चाहिए आपको जो अभी तक नहीं मिले? सापरा जी बोलिए। नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, ये इस तरह से बता रहे हैं कि जैसे कोई मेहरबानी करने वाले हैं अगर ये संसद के पटल पर उत्तर देंगे। भाई, ये बहुत संजीदगी से हैंडल करने वाला इशू है, हमको भी पता है। और जो सवाल विपक्ष पूछना चाहता है वो विपक्ष के सवाल नहीं है, वो देश की जनता के सवाल है। और जितने भी सवाल पूछे जाएंगे या आज जो प्रस्ताव हमने रखा था वो लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो प्रावधान है, लोकसभा के अंदर जो रूल 193 के तहत प्रावधान है या फिर राज्यसभा के अंदर रूल 267 के तहत प्रावधान है, उस पर हम बात कर रहे थे। हम कोई रूल बुक से बाहर जाके नहीं कह रहे हैं। हाँ, देश ये जानना चाहता है भाई जो ऑपरेशन सिंदूर या इससे पहले जो पहलगाम की घटना हुई है, उस घटना की जवाबदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपने खुद मान लिया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद मान लिया है। तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो तय होनी चाहिए कि नहीं तय होनी चाहिए? फिर हमारी एजेंसियां आज तक उन कातिलों को, उन आतंकियों को पकड़ नहीं पाए। उनकी जो तस्वीरें भी आपने डिक्लेयर करी थी, वो तस्वीरें भी खुद आपने कहा कि ये अब तस्वीरें गलत है। यानी जो विदेश मंत्री जयशंकर, जिनको मैं लेजर शंकर कहूंगा, उनकी लेजर भी कोई काम में नहीं आई। वो तस्वीरें जो है, फिर उन्होंने जो पहले कहा था विदेश में जाकर के हमारे पास में तस्वीरें आतंकियों की, जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन वो तस्वीरों को भी उनको खारिज करना पड़ा। ऐसे सरकार ने कई सारे यू टर्न इसमें लिए हैं। फिर ट्रंप ने जो 24 बार क्लेम किया है कि मैंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात की थी और पाकिस्तान में मैंने आसिम मुनीर से बात की थी। ये तमाम सारी चीजें कही है। ट्रेड का हवाला देकर के उन्होंने एक बार नहीं 24 बार कहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर के युद्ध को रुकवाया। फिर जो सीडीएस साहब ने कहा, या फिर जो आदरणीय डेप्यूटी आर्मी चीफ जो है लेफ्टिनेंट राहुल सिंह जी ने, या फिर इंडोनेशिया में जो हमारे डिफेंस अटैची ने जो बातें कही है, वो बहुत संगीन बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके ऊपर देश के पास जानकारी आनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से डिफेंस अटैची ने कहा कि हमें एक होस्टाइल एटमॉस्फेयर में भेज दिया गया और कहा जनता माफ नहीं करेगी गया कि उनके टारगेट्स को नहीं मारना है, उनके एयर डिफेंस के टारगेट्स को नहीं मारना है। तो ऐसे होस्टाइल एटमॉस्फेयर में हमारे सेनानियों को भेजना क्या था उसके पीछे? तमाम सारी चीजें उन्होंने खुद कहा। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ये वर्ड उन्होंने वापरा है। तो ये तमाम सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। इंटरफेरेंस नहीं कहा था उन्होंने, डिफेंस अटैची ने इंटरफेयर, पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन था, ये बोला था। पॉलिटिकल क्या? हाँ, तो पॉलिटिकल लीडर का डिसीजन, ठीक है ना, मैं मानता हूं आपकी बात। पॉलिटिकल लीडरशिप का ये डिसीजन क्यों आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या डिसीजन था इसके ऊपर तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी ना, जो सत्ताधारी है वही। मैं जवाब देता, 10 सेकंड दीजिए। सापरा जी छोटे छोटे 2 सवाल, उसके बाद जफर भाई आपको भी दे रहा हूं मौका। छोटे छोटे 2 सवाल पूछ रहा हूं सापरा जी। पहला, सापरा जी अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं आप? सरकार कह तो रही है हम चर्चा चाह रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, फिर क्यों हल्ला हो रहा है इतना? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, कोई हल्ला नहीं। हल्ला इसलिए हुआ, और वो भी लोकतंत्र प्रणाली के तहत। मैंने आपको दोनों बता दिए, लोकसभा में भी कानून के तहत और राज्यसभा में भी कानून के तहत। हमने कहा कि सारी डिस्कशंस को साइड में रख करके पहले ये देश का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। क्या नहीं है मानक जी, आप बताइए, क्या देश की जनता का आज का सबसे प्रथम विषय क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना कि ट्रंप क्यों हमारे देश की बेइज्जती करता है, ट्रंप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है, क्यों पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, एडीबी बैंक से लोन मिल जाता है, क्यों पाकिस्तान यूएनएससी का उस कमेटी का मेंबर बन जाता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बन जाता है। भारत का स्टैंड क्या है, भारत क्यों नहीं इस पे स्टैंड ले पाता है? बस हवा निकल गई। वाह मोदी जी, वाह वाह। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हमारे साथ में देश खड़े रहे, क्यों अजरबैजान, चाइना, टर्की, ये सारे लोग क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े रहे? हमारे साथ में तभी कोई खड़ा नहीं था। सापरा जी आपकी डिमांड ये थी कि सारी बाकी चीजें छोड़कर पहले इन पर चर्चा होनी चाहिए। एक सवाल और, सापरा जी आपको भी पता है बिल्कुल कि संसद में उस तरफ भी बोलने वाले तो बड़े बड़े धुरंधर हैं और मुद्दा वॉर का है, युद्ध का है। आपने जनरल बख्शी को सुना कैसे हमने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए।
ऐसा ना हो कि कहीं सारी महफिल लूट कर सरकार ले जाए इस संसद सत्र के खत्म होते होते ऑपरेशन सिंदूर पर। सापरा जी, नहीं, ये महफिल लूटने वाली बात नहीं है, ये सरकार यही करती आई है। ये फोटो ऑप, टीआरपी, पीआर और हेडलाइन मैनेजमेंट यही करती आई है। इस ऑपरेशन सिंदूर में भी नरेंद्र मोदी जी ने माफ करना यही किया। आर्मी की और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन करके फोटो खिंचवाकर सब जगह अपनी फोटो लगवाई, रेलवे की टिकट पर अपनी तस्वीर लगा दी। ये तमाम सारे काम ये कर चुके हैं और इस चर्चा के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष और देश के जो सवाल है उनके ऊपर उत्तर देना बनता है। एक नहीं अनेक सवाल है। ठीक है, ओके। जफर भाई बोलिए, जफर इस्लाम आपकी बारी है। जफर भाई बोलिए, क्या कह रहे थे, बोलिए। पहली बात तो ये जिस तरह से ये अभी इस डिबेट में बोल रहे हैं, इस तरह से इनको नहीं बोलना चाहिए। ये सत्ताधारी पक्ष के नेता है, यानी ये कहते एक भी विमान नहीं गिरा, मतलब ये सीडीएस की बातों को नकार रहे हैं, या फिर हमारे डिफेंस अटैची ने जो कहा है उसको कंप्लीटली एक क्रॉस मार रहे हैं, कांटा मार रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा। जहां तक इमोशनल डैम ये बात कर रहे हैं कि 26/11 की इन्होंने बात की, तो मैं इनको याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी हमारी सत्ता के समय हमारे सैनिकों ने वहां पर बहादुरी दिखाई और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। बड़ी बड़ी बातें मत करिए। और 26/11 कहते हो तो आपको याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तो हम भी कह सकते हैं कि आपने सेना को 4 महीने तक खड़ा रखा, सेना को आपने ऑर्डर नहीं दिया पाकिस्तान पर आक्रमण करने का। लेकिन मैं ये सारी बातों को नहीं कहना चाहता हूं। हाँ, ओके, ऑलराइट। ब्रिगेडियर दहिया, मैं ये बातें नहीं करना चाहता हूं। ब्रिगेडियर दहिया, आप लेकर के आते। नहीं, सापरा जी एक सेकेंड, अब ये मत कहिए कि हम ये बात नहीं करना चाहते। अब तो संसद में ये सारी बातें होंगी। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठेगा, सिंदूर का मुद्दा उठेगा, ऑपरेशन सिंदूर का, तो 26/11 भी आएगा, 2001 का पार्लियामेंट अटैक भी आएगा, 71 भी आएगा, सारे मुद्दे आएंगे फिर तो। ब्रिगेडियर दहिया, करवाली बेइज्जती। उसके बाद विशंबर दयाल। जैनी साहब और विशंबर दयाल को जरा स्क्रीन पर लाइए। आप जैनी साहब, आप ही बताइए, क्या आप ब्रिगेडियर दहिया की बात से सहमत हैं कि सरकार ने शायद दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया और हाथ भी बांध दिए और उससे हमारा नुकसान हो गया? मैं अपने थैंक यू मानक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर डिबेट। मैं अपने किसी भी कोलीग के स्टेटमेंट के ऊपर में कोई कमेंट नहीं करूंगा, दैट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल। और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बड़े दफ्तर हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दैट मीन्स द ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। मैं तो ये मानता हूं कि अब ये जो संसद में एग्री किए हैं इतने देर के बाद, और ये शायद किए भी इसी वजह से है क्योंकि इसके ऊपर में हल्ला गुल्ला हो रहा था, नहीं तो शायद एग्री भी ना करते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन अब एग्री कर गए हैं। आई एक्सेप्ट एज अ वेरी गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्री टू द डिस्कशन, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। अच्छा, जफर साहब ने बात करी सेंसिटिविटी की, कि कुछ एक बात है जो कि सेंसिटिविटी। देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है, तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जाम्पल देता हूं मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527। एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में, जो कि लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो सपरा साहब ने बात बोली, मैं उससे सहमत हो रहा हूं कि, और जफर इस्लाम साहब भी वही कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया था कि हम आपके सिर्फ मिलिटेंट टारगेट्स में आएंगे, मिलिटेंट कैंप्स में आएंगे। इसका मतलब जो आपको करना चाहिए एयरफोर्स लॉन्च करने से पहले, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीएड ऑपरेशंस, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो यू आर राइट ब्रो, शायद नहीं किया गया।
वही बात उसने मिलिट्री अटैची ने बोली, वही बात। लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे, इसका मतलब गिरे मानक। अरे भाई जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, सो व्हाट, वी ठोक आउट ब्लडी 8 ऑफ देम, 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 26 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, कोई भी ऐसी बात इस 26 घंटे या 9 घंटे में नहीं होनी चाहिए मानक जिसमें कि फौज का मुराल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मुराल और उनके हौसले पर असर पड़े। ये होता है, ये राजनेता लोग कई बात ये मुंह से बकते रहते, बोलते हैं तो बकना शुरू कर, बोलते बोलते बकना शुरू कर देते हैं। और सही पकड़े हैं। तो एंड से सो ब्लडी के ट्रंप तो झूठ बोल रहा है, और किसी ने नहीं बोला आज तक कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मध्यस्थता की है। अपनी सफाई दे रहे हैं गोल मोल शब्दों में। ब्रिगेडियर साहब आपके मन में भी सवाल है कुछ ऐसे जिनके जवाब आप चाहते हैं इस संसद सत्र में? ब्रिगेडियर साहब बोलिए। पहली बात तो मानक, ये जो चर्चा का जो विषय है और इसको जो मंजूरी दी गई है इसके लिए इसका मैं स्वागत करता हूं। और इस चर्चा जो भी चर्चा हो पार्लियामेंट में, जो भी चर्चा हो, कैन यू हियर मी? जी हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। पार्लियामेंट में जो भी चर्चा हो उसका रिजल्ट और उसका मुद्दा ना भारतीय सेना की जो तीनों अंग है उसके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि भारत की जो सेना के तीनों अंग हैं वो तीनों के जो बहुत ही अभी जो लीडरशिप है वो टॉप नॉच मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन अब उस पर सवाल जो उठे हैं और जो उठ रहे हैं और जो उन्होंने भी बोला है कि हमारी कुछ गलतियां हुई, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई, ये सब उठ के आता है 2 चीजों से। पहली चीज है ऑप्टिक्स। क्या हमने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई लड़ी है या कुछ ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है? यू आर राइट ब्रो। ऑप्टिक्स का मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो कमांडो रेड्स हुए थे। दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था। क्या जो तीसरा अटैक जो अब की बार पोस्ट पुलवामा हुआ था, क्या ये उससे बढ़ के सिर्फ दिखाना था? और साथ साथ में मैं बात लेके आऊंगा, जो नैरेटिव चेंज होते रहते हैं। जैसे ही कमांडर शिव कुमार ने बताया कि भाई पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था, मे बी भारतीय सेना के जो हाथ बांधे गए थे कि भी आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे। उसके बाद जब ये उनकी बात उजागर हुई तो नैरेटिव बन गया कि भाई सिर्फ मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करने थे। और मुझसे पहले भी एक वक्ता ने बताया कि भाई सीएट मिशन करते तो शायद ये मिलिट्री टारगेट्स भी हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये जो टेररिस्ट टारगेट भी स्ट्राइक नहीं कर पाते। ये सारे के सारे जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स थे, स्ट्राइक किए हैं, वो सारे स्टैटिक टारगेट थे, कोई मूविंग टारगेट नहीं थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इन स्टैटिक टारगेट्स को इंगेज करने के लिए क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था? क्योंकि 9-10 की लड़ाई में, रात 9-10 की लड़ाई में नूर खान जैसा एयरबेस और बाकी जो एयरबेस थे जिनके ऊपर पैसिव एयर डिफेंस, बड़ी मजबूत दीवारें होती हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, वो टारगेट हमने डिस्ट्रॉय किए। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। नहीं, एक सेकंड, आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने अभी 2 बातें कही, उससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, दिखाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। हाँ, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल डिसीजन होता, प्रोफेशनल मिलिट्री लीडर्स डिसीजन लेते, जो 9-10 की तारीख को जो एयर बेसिस को बर्बाद किया गया, जो नूर खान जैसे जिसके पास इतना पैसिव एयर डिफेंस होता है कि उसकी कंक्रीट की दीवारें होती हैं, उसके ऊपर कैमोफ्लेज होता है, और जो कि टेररिस्ट स्ट्राइक के जो टारगेट्स थे उनके पास इतना कुछ नहीं था। वो सिर्फ भव्य मकान थे, आलीशान मकान थे,
जो कि भावलपुर और मुरीदके में थे, जो 9 और 10 की रात को हमने ब्रह्मोस इस्तेमाल किया गया। वो ब्रह्मोस मिसाइल्स को इस्तेमाल करके हमने इन एयर बेसिस को बर्बाद किया अचूक निशाने से। तो क्या भावलपुर नहीं बर्बाद हो सकता था ब्रह्मोस मिसाइल से? उस जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उसके लिए मैं रफेल उड़ाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए मैं हेल फायर स्कैल्प मिसाइल से मारने की क्या जरूरत थी? वो जो टारगेट्स थे वो वेल विद इन ब्रह्मोस की रेंज में थे। लेकिन भाई अभी पिछली बार एयरफोर्स इस्तेमाल किया था, हम एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे। एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ टेररिस्ट टारगेट के लिए। भाई दूसरी तरफ भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है, उनको दूसरी तरफ से भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है। वो कोई मोहल्ले में कोई कंचे थोड़ी खेलने आए हैं कि वो इस लड़ाई में वो अनप्रोफेशनल हो जाएंगे। तो मैं सब ये बता रहा हूं कि अगर ये मिलिट्री डिसीजन होते तो हो सकता है कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करते, लेकिन हमें एयरफोर्स इस्तेमाल की और एयरफोर्स एक बंदिश के साथ इस्तेमाल की, इसलिए हमें नुकसान हुआ। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।